वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी किताब के हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक में देखेंगे हम? सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण नियम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2 पर क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। नंबर 3 पर क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि देखेंगे। जो भी आपके एग्जाम में प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट हैं वो सभी हम देख लेंगे, ठीक है। नंबर 4 पर क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। जो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे नंबर 5 पर क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट आईपीएससी नाम। आईपीएससी नाम फिक्स है 4 नंबर के आने 100%। उपशाखा ये जो योगी वाला हमारे पास चैप्टर है ना, उसी के आईपीएससी नाम 100% आएंगे, ठीक है। नंबर 6 पर क्या देखेंगे? कैसे प्राप्त करोगे। क्या देखेंगे? कैसे प्राप्त करोगे। नंबर 7 पर क्या देखेंगे? क्या होता है जब। नंबर 8 पर देखेंगे नाम वाली अभिक्रिया। अगर आपने इतना सब्जेक्ट तैयार कर लिया तो 70 में 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना 100% इसी में से पेपर पूरा फंस जाएगा। 1-2 नंबर का इधर उधर जा सकता है लेकिन 100% इसी में से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनको आपको तैयार कर लेना है। एक एक जितना भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब करवा रहे हैं कापी में सबको नोट कर लेना। जैसे कि पेपर देने जाएँ आप उससे रिवाइज करके जाएँ, ठीक है। तभी आपके नंबर आ सकते हैं, वरना ऐसे वीडियो देखकर छोड़ देंगे यहाँ पर तो नहीं होगा काम, ठीक है। इनको सबको नोट कर लेना है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। इनको आपको पूरे को जितने टॉपिक हैं इन सबको तैयार कर लेना, रिवाइज जरूर कर लेना यहाँ पर, ठीक है। बाद में जब वीडियो देखकर तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए नियम। यहाँ पर देखिए नियम, ध्यान से देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नियम चूँकि आपके इन सिलेबस में कितने 3-4 नियम हैं, इन्हीं में से एक नियम आ जाएगा, 1 या 2 आते हैं नियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है, क्या आभासशील विलेय घोला जाता है तो क्या होता है, तो विलायक के बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। या आप ये ऊपर वाली लाइन हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। नियम आपको लिखना है यहाँ पर, लेकिन मेन पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ से है, ठीक है। क्या है? विलायक के बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। देखिए ये क्या होता है हमारे पास, क्या होता है विलेय के बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। क्या होता है? मोल प्रभाज्य होता है। मोल प्रभाज्य आप समझ रहे होंगे। मोल प्रभाज्य कैसे लिखते हैं? एक्स, मान लीजिए एक्स का ही बी से लिखते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला एन यहाँ पर बी लिखा होता है, एन बी अपन क्या हो जाता है एन ए हो जाता है यहाँ पर प्लस एन बी हो जाता है, यानी कि बी के मोल डिवाइडेड बाई कुल मोल यानी कि एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर अगर एक से एन लिखना चाहते हैं यहाँ पर चाहे एक से लिख सकते हैं तो ए का मोल ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ए का मोल ऊपर आ जाएगा और बाकी नीचे वाला एटी रहता है, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एन ए प्लस का एन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही लिखा हुआ है। ये क्या है? मोल प्रभाज्य है यहाँ पर, ठीक है। क्या है? मोल प्रभाज्य, यही लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? इसको। ये क्या होता है हमारे पास? विलायक के बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। ये क्या होता है हमारे पास? विलेय के मूल प्रभाज्य। तो इसको इस नियम को किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे? राउल्ट के नियम। इस नियम के अनुसार विलेय के बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। बस इतना काम, कोई कठिन नियम है कुछ नहीं, बड़ा सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ केमिस्ट्री में होता है नहीं, 70 में 70 नंबर आ सकते हैं, थोड़ा सा आप सही से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत कुछ कठिन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है? विलायक के बाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। जहाँ देखिए जहाँ पी क्या है हमारे पास? शुद्ध विलायक का बाष्पदाब। ये पी लिखा हुआ है, क्या है? शुद्ध विलायक का बाष्पदाब है, ठीक है। पी एस क्या है? विलयन का बाष्पदाब। एस फॉर सॉल्यूशन, क्या है यहाँ पर? विलयन का बाष्पदाब है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए एन ए क्या है? विलायक के मोल है यहाँ पर, ठीक है। एन बी क्या है? विलेय के मोल है, क्या है? विलेय के मोल है। बस हो गया काम। इतना आपको राउल्ट के नियम में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना चाहे लिख लेना, बट लिखना कॉपी में जरूर। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना, सब भूल जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन एक बार रिवाइज जरूर कर लेना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नंबर 2 पर, देखिए नंबर 2 पर क्या आएगा? हेनरी का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए आपका, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर ये क्या हमारे पास? स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता, ठीक है, गैस के दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। जैसे बोल सकते हैं घुली गैस की मात्रा, चाहे हम क्या है? घुली गैस की मात्रा, ठीक है। पी क्या है? साम्य पर गैस का दाब, क्या है? साम्य पर गैस का दाब। केएच क्या है यहाँ पर? जब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आता है? कोष्टेंट आता है। चाहे आप के ले लीजिए यहाँ पर, लेकिन के एच फोर क्या होता है? हेनरी, इसलिए के एच ले लीजिए, क्या? हेनरी नेतांक है यहाँ पर, क्या है? हेनरी नेतांक है यहाँ पर। बस इतना आपको लिख लेना है, लिख देना यहाँ पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के ताप के समानुपाती होती है। बस कितना सिंपल है नियम, कोई कठिन है बताइए? यहाँ पर कुछ कठिन नहीं है, बस लिख लीजिए इसको भी यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट सब लेते रहना, बहुत मेहनत लगी इनको लिखने में, ध्यान रखना, बहुत सिंपल भाषा में हमने लिखा है, ठीक है। अब मॉडल अपना उठा लेना, इसमें मैच कर लेना यहाँ पर, उसमें देख लेना किस टाइप से लैंग्वेज लिखी है, इसमें देख लेना किस टाइप से लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नियम देखेंगे हम। देखिए
कोललाउस का नियम देखेंगे। क्या देखें? कोललाउस का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर, सब इसी में से फंस जाएगा पेपर। ठीक है, आएगा क्या? यही तो नियम है और पेपर में है, और आपके सिलेबस में कुछ है नहीं, इसी नियम में से आएगा एक नियम, एक या दो नियम। एक कोललाउस का नियम क्या होता है? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मोलर चालकता भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। या आप यहाँ पर मोलर चालकता भी लिख लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर जिसे तुल्यांकी चालक तो लेमडा इक्विवेलेंट से लिखते हैं, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इक्विवेलेंट प्लस का धनायन ऋणायन की धनात्मक चिन्ह लगा तो इसे धनायन बोल सकते हैं, निगेटिव चिन्ह से ऋणायन बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इससे परिभाषा बनाएंगे, क्या लिखेंगे? अनंत अनुता। इसका मतलब इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत। ठीक है, अपरिभाषित क्या होता है? यानी कि लेमडा इक्विवेलेंट मतलब कि यहाँ पर अनंत अनुता पर लगाओ, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की। यहाँ पर देखिए विद्युत अपघट्य क्यों लिखा है? क्योंकि विद्युत अपघट्य क्या होता है? जिसे हम आयनों में तोड़ सकते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जिसे हम जब कोललाउस का नियम आप लगाएंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं, जिसको आयनों में, जिस आयनों में यानी जो आयनों में टूट जाते हैं, इसीलिए लिखते हैं यहाँ पर। कोललाउस का नियम सिर्फ आयनों में जो टूट जाते हैं उन्हीं पर अप्लाई होता है, विद्युत अपघट्य पर अप्लाई होता है। ठीक है, उसी से न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं ज़्यादातर। वैसे यानी कि विद्युत अपघट्य पर होगा नहीं सोल्व, क्यों नहीं हो? क्योंकि वो उसे आयनों में नहीं तोड़ सकता। जैसे हमारे पास क्या होती है? ग्लूकोज होता है, नहीं ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज होता है यहाँ पर। ठीक है, सुक्रोज होता है यहाँ पर, यूरिया होती है, कभी आयनों में नहीं टूट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यही यहाँ पर, इसीलिए विद्युत अपघट्य यहाँ पर क्या? विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। क्या? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होती है। यहाँ पर बस हो गया काम, इतना आपको लिख देना है कोललाउस का नियम। अब देखिए चौथा देंगे फैराडे के नियम, 100% इसी में से नियम हम बता रहे हैं, 100% लिख के ले लीजिए, इतने ही नियम है आपके एग्जाम में। और 100% दो एक नियम फंसे हुए हैं, ध्यान, जो फिक्स चीज़ें हैं वही हम लाए हैं यहाँ पर, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं, इसी में 100% हो जाएगा। भले एक दो नंबर का इधर उधर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी 60 से 65 नंबर आपके आ जाएंगे, इसको अगर तैयार कर लिया आपने। ठीक है, अब देखिए फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए प्रथम नियम, देखिए क्या होता है? विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा विलयन के प्रवाहित आवेश से क्या होती है? समानुपाती होती है। देखिए एक W क्या है हमारे पास? विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, एक क्या है? चार्ज जैसे आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है? विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में आवेश के समानुपाती होती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर या रहने दीजिए, बाद में समानुपाती का चिन्ह हटा लीजिए या पहले हटा लीजिए। देखिए क्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे क्या आ जाएगा? जड़ ले लेंगे यहाँ पर, जहाँ जड़ क्या है हमारे पास? बेहद जड़ क्या है हमारे पास? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, पहला नियम लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए द्वितीय नियम 100% छपा गया 2024 में। क्यों छपा? क्योंकि ये पहले काट दिया गया था तो कोरोना का हमारे यहाँ पर। ठीक है, जब कोरोना चल रहा था सिलेबस 30% कटा हुआ था, इसलिए यहाँ पर पहले बहुत आता था, 2-3 सालों से कटा हुआ था, इस बार 100% 2024 में छपेगा। ठीक है, द्वितीय नियम देखिए, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। क्या? जब विद्युत धारा की समान मात्रा होगी, क्या होगी? सेम विद्युत धारा होगी यहाँ पर। ठीक है, इक्वल मात्रा होगी यहाँ पर, क्वांटिटी। ठीक है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। क्या? विभिन्न विद्युत अपघट्यों में क्या की जाती है? यहाँ पर प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों की क्या होती है? समानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर तुल्यांकी भारों की क्या होती है? समानुपाती होती है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं W1, जब समानुपाती का स्टार्ट होगा W समानुपाती ई लिखा हो तो W1 अपन W2 बराबर लिख सकते हैं, E1 अपन E2 लिख सकते हैं। और W बराबर एक होता है ZIT होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे हम? यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए W की यहाँ पर क्या लिख देंगे? ZIT, लेकिन IT सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत धारा की समान मात्रा लिखा हुआ है, यानी विद्युत धारा की समान मात्रा लेने से विद्युत धारा से समान होगी T भी समान होगा। ठीक है, समय भी समान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ZIT हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ZIT, यहाँ पर Z1 सिर्फ ओनली Z चेंज होगा, यहाँ पर क्या चेंज होगा? Z चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पर Z1 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, IT और IT हो जाएगा। यहाँ पर देखिए I से I कैंसिल और T से T कैंसिल, बराबर क्या? E1 अपन E2 यूँ करती लिखा हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? Z1 अपन Z2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर E1 अपन E2 हो जाएगा। बस हो गया। तो 3 नियम यहाँ पर, इतना सिंपल नियम है, कोई कठिन नियम है कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए इन सबको पे। ठीक है, आएंगे जरूर 100% पेपर में। ठीक है, इसको सबको नोट करते रहना है। आप पूर्ण प्रश्न यहाँ पर क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लॉन्ग में आता है, कोई 3 नंबर में आता है, कोई 2 नंबर में आता है, कोई 4 नंबर में आता है। ठीक है, उनको देखेंगे यहाँ पर। देखिए इसी में सफल हो जाएगा आपका पेपर। देखिए मोलन उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? देखिए लिखेंगे यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में
ठीक है। विलायक में विलायक क्या होता है, जो विलेय से थोड़ा सा अधिक हो, ठीक है, विलेय से क्या हो, अधिक हो, इसलिए यहाँ पर विलायक में। किसी विद्युत अपघट्य बता चुके हैं जिसमें जो आयनों में तोड़े जा सकते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु, यहाँ पर मोल भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम अणु को घोलने से, क्या करने से, घोलने से विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्या होता है, जो उन्नयन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने से विलायक के क्वथनांक में जो क्या होता है, उन्नयन होता है, उसे क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बस हो गया, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, संपराश्री विलयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए संपराश्री विलयन, भिन्न क्या लिखेंगे, भिन्न पदार्थों वाले दो, देखिए भिन्न पदार्थों वाले 2 विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो, समान ताप पर समान होते हैं। क्या होते हैं, समान ताप पर समान होते हैं, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ा देते हैं अगर दिख नहीं रहा आपको, समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, संपराश्री विलयन कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा संपराश्री, इनकी समान के परासरण दाब क्या हो, समान हो, ठीक है, संपराश्री विलयन कहलाते हैं। क्या, भिन्न पदार्थों वाले 2 विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान ताप पर समान होते हैं, संपराश्री विलयन कहलाते हैं। बस हो गया काम, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परासरण दाब से हम क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, देखिए वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, क्या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से क्या होता है, अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। आपसे पूछे कोई परासरण दाब क्या होता है, क्या बताएंगे आप, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। बस हो गया काम, लिख लीजिए इसको भी। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, देखिए क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाया जाता है, क्या किया जाता है, डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाया जाता है, क्या विलयन में डुबाया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तब विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास पात्र है, इसमें क्या हमारे पास विलयन भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्या हुआ हमारे पास इसमें क्या है, विलयन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई धातु की छड़ यहाँ पर डालते हैं, इसमें डालते हैं धातु की छड़, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर धातु की छड़, इसमें धातु की छड़ तब विलयन के पृष्ठ के बीच क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको डुबाते हैं, जब इसके पृष्ठ के बीच धातु की छड़ तब विलयन के पृष्ठ के बीच क्या हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यही लिखा हुआ है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाया जाता है, धातु की छड़ या उसके विलयन में डुबा दिया, यहाँ पर विलयन में डुबाया तो धातु की छड़ तब विलयन पृष्ठ के बीच देखिए एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर क्या देख लेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर सेल स्थिरांक क्या है, यहाँ पर देखिए क्या होता है सेल स्थिरांक। देखिए यहाँ पर किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या होता है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। देखिए सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, यल अपान है, जहाँ यल क्या होता है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसका जो रेशियो होता है उसे कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर में वैल्यू दी होगी तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, अगर मीटर में वैल्यू दी है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस हो गया काम, लिख लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर पूछा गया शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर देखिए क्या होती है, उदाहरण दीजिए यहाँ पर। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की क्षमता पर निर्भर नहीं करता। क्या वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। लिखा हुआ देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उसकी कोटि होती नहीं एक प्रकार के, जो अभिकारक होते हैं उसकी कोटि हम निकाल ही नहीं पाते, इसलिए निर्भर नहीं करता, इसीलिए लिख देते हैं, ठीक है। H2 + Cl2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, गैस में होता है, जब इसकी कोटि जो गैस में होता है लिक्विड में होता है उसकी कोटि हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, = 0, तो कोटि क्या हो जाएगी, इसीलिए लिखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बस हो गया काम, ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। देखिए क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, क्या हो, आणविकता 1 ना हो,
ऐसी अभिक्रिया को आभासी आणविक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कह लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर ठीक है, C2H5 COO CH3 H2O, यहाँ पर C2 एल्कोहल बन गया, H कम बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी आणविकता एक ले ली, इसके आगे कुछ नहीं 1 मोल होगा, इसके आगे कुछ नहीं 1 मोल होगा, तो 1 1 2 हो जाता है, आणविकता 2 हो जाएगी। लेकिन जल क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कोड क्या ले लेंगे 0, लेकिन ए नहीं होता है, क्या होता है ए नहीं होता है, तो इसकी कोड क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। यहाँ पर तो 0 + 1 1, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ देखिए अभिक्रिया की कोड तो 1 है, देखिए है, परंतु आणविकता 1 ना हो, आणविकता 1 नहीं है 2 है। यहाँ पर आणविकता 1 ना हो तब ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। बस लिख लीजिए, यहाँ पर कोई कठिन है, कुछ कठिन है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट हैं ये सब क्वेश्चन, इसी में से फंसेंगे। देखिए अभिक्रिया का वेग क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। देखिए क्या होता है, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद में की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इनकी क्लास 11 में फिजिक्स, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं वेग में जो परिवर्तन होता है क्या कहते हैं उसे एकांक समय में, या एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यहाँ पर इसी टाइप से यहाँ पर एकांक समय में लिखा हुआ है, वहाँ एकांक समय वहाँ पर लिखते हैं एकांक समय, लेकिन वहाँ पर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग जो परिवर्तन होता है उसकी दर। यहाँ पर चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए अभिकारक, यहाँ पर अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, रिएक्शन होती है, तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, यहाँ पर वहाँ पर वेग परिवर्तन की दर होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग कहते हैं। सेम टू सेम फिजिक्स से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, ठीक है। वेग को प्रभावित करने वाले कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर देखिए क्या होती है, इसी से ऑब्जेक्टिव आपके आ जाएंगे, ठीक है। सांद्रता क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, लिखा हुआ अभिक्रिया का वेग सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इसी से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है। उत्प्रेरक देखिए यहाँ पर, देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा यानी कि संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का ऊर्जा का मान कम कर देता है, क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है, जिससे अभिक्रिया की सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्या होता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। लिख लीजिए। फिर देखिए अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, क्या होता है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है अभिकारकों का अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, ठीक है। लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ठीक है लिख लेना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अभिकारकों की अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। फिर देखिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, क्रिया के कोट और क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिया की आणविकता, इधर हेडिंग डालेंगे, इधर डालेंगे क्रिया के कोट, ठीक है। देखिए क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। अभी हमने बताई थी आणविकता कभी शून्य हो ही नहीं सकती, लेकिन क्रिया शून्य हो सकती है। देखिए अभी आभासी आणविक क्रिया पढ़ाई थी, उसी से पॉइंट हमने बना दिया, क्या क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, शून्य हो सकती है, ठीक है। क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या को क्या करती है निर्भर करती है, लेकिन क्रिया के कोट अभिकारकों की सांद्रता को क्या करती है बताती है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा से यह भिन्नात्मक हो सकती है, अभिन्नात्मक नहीं हो सकती। ये कभी भिन्नात्मक मतलब 1/2, 3/2, 4/4, 5, 6 जो भी हो सकती है, 3/2 कोई भी संख्या हो, ये भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण यानी कि पूर्ण वैल्यू आएगी नहीं, 2, 3, 4, 5, ठीक है 0 आएगी, इस टाइप से आएंगे यहाँ पर। या प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, प्रयोगों द्वारा या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है। बस लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 100% इनऑर्गेनिक जितने भी हम बता रहे हैं इसी में से फंस जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। देखिए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, क्या डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 तथा NS2 इससे पिछले कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ पर पिछले या पीछे कोष का, यहाँ पर पीछे भी लिखते हैं, पीछे कोष का या पीछे लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है कटा हुआ है पीछे, इसके पीछे, ठीक है इसके पीछे कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 S2 N-1 P6 N-1 D1 to 10। यहाँ पर 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पर वाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, इसे पिछले कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर संक्रमण तत्व के लक्षण लिखने के लिए है तो यही आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर देखिए 3D श्रेणी यहाँ पर
ठीक है। यहाँ पर जीरो यहाँ पर हटाइए। 3D श्रेणी, यहाँ पर स्कैंडियम, स्कैंडियम कितना होता है 21 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने क्लास 11 में बहुत सीखे होंगे। ठीक है, देखिए किस टाइप से करते हैं, कुछ नहीं यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 लिखते हैं, 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 यही लिखा हुआ है। देखिए इसके पीछे का इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 21 जब इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना आता होगा। ठीक है, फिर देखिए टाइटेनियम का करेंगे, यहाँ पर करेंगे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। क्यों यहाँ पर देखिए 2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। ठीक है 2, अब यहाँ पर डी में कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, एफ में 14 आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए करते हैं। ठीक है, आपको आता हो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना। देखिए इसको जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 20 2 22 हो गया है। और फिर देखिए वेनेडियम का कीजिए, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d 3 4s2 4s2। देखिए इसको जोड़ेंगे 23, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से यहाँ तक तो नोट डाउन करना। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, एक बढ़ाते जाना है। देखिए डी में यहाँ पर चूंकि एस में 2 ही आ सकते हैं, इसमें बढ़ा नहीं सकते, इसमें बढ़ाएं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। डी में बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जिनको यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर दीजिए। इसमें 1 बढ़ा दिए 3 कर दिया यहाँ पर। फिर देखिए क्रोमियम क्या होता है, अपवाद होता है, ये समझ लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास अलग से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार आ चुका है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ पर देखिए यहाँ से एक कम होकर इसमें आ जाता है यहाँ पर, लेकिन बट यहाँ पर देखिए 3 से 4 होगा 4, लेकिन 4 से 1 इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पर 4 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3d5 लिख लिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसका 26 का मैंगनीज का लिख लीजिए 1s2। फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, इसमें नहीं बढ़ाना, इसमें बढ़ा देंगे पर बाहर वाली कक्षा में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, बाहर वाली कक्षा में आपको बढ़ा देना यहाँ पर, बस हो जाएगा काम। फिर देखिए इसको जिम का 3 लिखिए, आपको जिम का 3 लिखना, इसमें एक बढ़ा देना, यहाँ से यहाँ तो जिम का 3 लिखिए, लिखा जिम का 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यहाँ पर 5 1 6 कर दी। इसमें नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें चूंकि इसमें एक कम हो रहा था इलेक्ट्रॉन, इसमें एक कम हो रहा था, इसको पूरी कक्षा भर देते हैं, तो 2 इसलिए कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए कोबाल्ट का देख लीजिए 1s2, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना, इसमें 6 की जगह पर 7 कर दिया यहाँ पर 4s2, बस हो गया काम। बस वही यहाँ पर सेम टू सेम होता है, इसका बहुत सिंपल होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। फिर देखिए इसको समझ भाई कॉपर अपवाद है यहाँ पर। फिर क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है। यहाँ पर एक इससे का एक और जुड़ जाएगा, 8 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर एक इससे का 9 1 10 हो जाएगा यहाँ पर, बस हो गया कम भाई, सेम टू सेम ये समझ लिया अपवाद। तो ये भी कॉपर और उसका क्रोमियम का पूछा जाता है, अलग से ध्यान रखना। फिर देखिए इसका कलिए जिंक का 30 होता है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक बढ़ा देना। यहाँ पर जिस टाइप से इसमें बढ़ाया था 1s2, यहाँ पर बन के यहाँ पर इसमें भी वही काम कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 कर दिया यहाँ पर, बस हो गया काम, इतना आपको लिख देना है। फिर देखिए आगे देखेंगे यहाँ पर, अभी और है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए परिवर्ती संयुक्ता यहाँ पर। ठीक है, परिवर्ती संयुक्ता लिखेंगे डी ब्लॉक के, यहाँ पर डी है बना हुआ। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। धातु प्रति देखिए डी ब्लॉक के जो सभी तत्व क्या है, धातु है, मेटल है। ठीक है, ध्यान रखना, रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देखिए डी ब्लॉक के तत्व में डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण, डी उपकोष ना भरा होने के कारण उसके यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो होते हैं रंगीन होते हैं। ठीक है, आयनों की चुंबकीय गुण देखिए, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें युग्मित ना हो। ठीक है, कक्षकों में देखिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके आयन और यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जब युग्मित होते हैं क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं, आयुग्मित होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, इतना ही है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल 2022 में पूछा गया था, पहले भी पूछा गया था बहुत बार, देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। देखिए पहले इसको समझ लीजिए। देखिए इसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया यहाँ पर 2 2 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, हर उसमें 2 आ रहा है, इसमें अपवाद में वाले नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हर उसमें आ रहा है। देखिए जिंक में भी 2 आ रहा है, ये अगर आप समझ गए तो एक सवाल आया था 2020 में 4 नंबर 22 में, और पहले भी आया था 4 नंबर का आया था, आएगा जरूर 2024 में भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 है अपवाद को छोड़कर, इसलिए इसी कॉन्सेप्ट पर है यहाँ पर। देखिए अभी बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लीजिए यहाँ पर, ये संकर्ण तत्व भी कहते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, संकर्ण तत्व कहते हैं। संकर्ण तत्व अगर यहाँ पर संकर्ण तत्व की विशेषता लिखी है, सामान्य लक्षण लिखी है, तो आपको यही सब लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना, यही आपको सब लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, लिख लेना यही सब। फिर देखिए यहाँ पर स्कैंडियम, ये देखिए आया था 2022 में आया था, स्कैंडियम Z1221। ठीक है, स्कैंडियम क्या होता है, इस स्कैंडियम का परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है, बताया था, पहला इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था। संकर्ण तत्व है, इसे संकर्ण तत्व भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, परंतु जिंक नहीं है। जिंक क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आया था, बन आया था, जिसका बन होता है लास्ट में बन लिखा होता है, अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिंक यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए स्कैंडियम, देखिए हाँ सही है, स्कैंडियम Z1221 एक संकर्ण तत्व है। ठीक है, क्यों नहीं बता रहे हैं, परंतु जिंक नहीं। देखिए पढ़िए यहाँ पर क्यों, देखिए स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षक 3D बन होता है। देखिए अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर 3D बन होता है। देखिए स्कैंडियम का 3D बनाया था यहाँ पर, स्कैंडियम के पास 3D कक्षक 3D बन होता है, आया था ये बन, इसी कॉन्सेप्ट पर आया था, बन होता है, यही लिखा है 3D कक्षक 3D बन होता है, इसलिए यह संकर्ण, यही कारण है कि यह संकर्ण तत्व है। परंतु जिंक के पास पूरा
पूरा भरा डी कक्षक 3D10 होता है, इसलिए यह संकर्ण तत्व नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, संकर्ण तत्व नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिंक है, देखिए जिंक के पास देखिए 3D पूरा भरा हुआ 10, इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना यही सब इसी पर, ठीक है, ध्यान से इसको समझना, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है लेकिन होता बहुत सिंपल है। देखिए आया था इसका पूरा 3D पूरा भरा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक है, 3D10 होता है, ठीक है, इसलिए संकर्ण तत्व, यही कारण यह संक्रमण तत्व है। लिख लीजिए यहाँ पर स्कैंडियम के पास अपूर्ण डी कक्षक 3D1 होता है, इसलिए संकर्ण तत्व है। जिंक के पास पूरा भरा डी कक्षक 3D10 होता है, इसलिए क्या है, यह संकर्ण तत्व नहीं होता है, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंथेनाइड संकोचन पर सचिव टिप्पणी लिखिए, जितने कराए इन्हीं में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए क्या होते हैं, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर उनके परमाणु क्रमांक तथा क्या परमाणु तथा आयनिक आकारों में क्या होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। क्या होता है, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी क्या कहलाती है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है, ठीक है। देखिए श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन, उसका देखिए पूछेगा एग्जाम में, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। लेंथेनाइड क्या है, उसका कारण लिखिए, कारण है यहाँ पर, ठीक है। श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक या 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होता है तथा ये कक्षों की आकृति इसके लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु क्रमांक में नियमित कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नियमित कमी पाई जाती है, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए संकर्ण तत्व क्या है, इन्हें संकर्ण तत्व क्यों कहते हैं। देखिए क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों में संकर्ण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। क्या करता है, बाह्य कोश के डी उपकोश में क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इन्हें संकर्ण तत्व कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संकर्ण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थिर होते हैं, जिसके कारण इन्हें संकर्ण तत्व कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बेरी इसी में से पूछ लिया जाएगा, या फिर डी ब्लॉक के तत्वों में से इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखा जितने करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, यह ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, आवर्त सारणी में दूसरे प्रकार के संकर्ण तत्व भी होते हैं जो सामान्य संकर्ण तत्वों से भिन्न तथा जिनके बाह्यतम 3 कोश क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिन्हें आंतरिक संकर्ण तत्व या यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कहते हैं यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए विशेषता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 0 से 14 होता है। क्यों होता है, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर D में कितना, n -D से 0 से 1 होता है, ठीक है, n-2 होता है यहाँ पर, ठीक है। संयुक्ता इसकी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर संयुक्ता, देखिए ये तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। इनकी सामान्य संयुक्ता कितनी होती है, 3 होती है। धात्विक गुण लिख लीजिए, इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं। 5वां लिख लीजिए यहाँ पर, संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की अव्यवस्थिति के कारण ये तत्व संकर आयन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तत्व क्या बनाते हैं, हमारे पास संकर आयन बनाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में से आपका फंस जाएगा। तो अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक और देखिए, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या देखिए क्या है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हम समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ है ही नहीं यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है, क्या बनाता है, बंध बनाता है, उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर समझ परिभाषा आपको रटनी नहीं होगी। देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है, क्या है, FeCN का होल 6 है, यहाँ पर K है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे यहाँ पर तो K4 हो जाएगा, 4K प्लस हो जाएगा, इसको ये अलग टूट जाएगा यहाँ पर, तो F इसको बीच में लिखेंगे इस टाइप से यहाँ पर बीच, और 6 यहाँ पर 6 CN यहाँ पर इधर जोड़ देंगे, यहाँ पर CN के उधर जोड़ देंगे, यहाँ पर CN के उधर जोड़ देंगे, यहाँ पर CN के उधर जोड़ देंगे, 4 5 6 ये जितने बंध बना रहे हैं यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बंध बना रहे हैं, यही क्या होती है हमारे पास उपसंयोजन संख्या होती है। देखिए यही लिखा हुआ किसी उपसंयोजक केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों के साथ, देखिए केंद्रीय धातु आयन केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पर, क्या हमारे पास लिगेंड है, यहाँ पर क्या है, लिगेंड है, ठीक है कि नहीं। लिगेंड के साथ जितने बंध बनाता है, जितने बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं उपसंयोजन संख्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़ा सिंपल है यहाँ पर।
देखिए किसी उपसंयोजन केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, कितना सिंपल इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये पूछा था यहाँ पर एफी की समन्वय संख्या यहाँ पर 6 आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी 6 आएगी, बस लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एमिडेंटेड लिगेंड को उदाहरण से स्पष्ट समझाइए यहाँ पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से पूरा पेपर फंसेगा आपका, देख लेना। ठीक है, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, क्या करते हैं, त्याग करते हैं, देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं, एविडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। क्या होते हैं, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जो दोनों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, एविडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए एग्जाम्पल। अब देखिए बर्नर का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्विस के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक की संरचना और इन यौगिकों के गठन को समझने के लिए बहुत अध्ययन करने के बाद अपने विचार रखे, जिसे हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। देखिए क्या होता है, बर्नर की मुख्य अवधारणा निम्न है। देखिए क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के 2 प्रकार की संयुक्ता होती है। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल आइटम, उसमें क्या होती है 2 टाइप की वैलेंसी होती है। ठीक है, क्या होती है, प्राथमिक प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पर द्वितीय संयुक्ता होती है। ठीक है, प्राथमिक संयुक्ता आयनिक होती है, जिसे क्या कहते हैं टूटी रेखा से शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह हमेशा किसी ऋणायन से संतुष्ट होती है, नेगेटिव साइन से क्या होती है, संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तीसरा लिखिए, यह द्वितीय संयुक्ता उपसंयुक्ता होती है जिसे ठोस से दर्शाते हैं, क्या कहते हैं, ठोस से शो करते हैं। यह लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों से संतुष्ट होती है। ठीक है, चौथा लिख लीजिए यहाँ पर। चौथा क्या है, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट करना चाहती है। ठीक है, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट कराना चाहती है। पांचवा लिखिए, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयुक्ता निष्पृष्ट होती है। क्या होती है, निष्पृष्ट होती है। क्या होती है, पांचवी, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयुक्ता निष्पृष्ट होती है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, इन क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। देखिए प्रोटीन के व्यक्तीकरण, यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुष्क तृतीय संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। क्या करता है, नई संरचना प्राप्त करता है। इसमें प्राथमिक संरचना व कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या प्राथमिक इसके प्राथमिक संरचना पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अंडे को गर्म करना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, यह एक प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में क्या करता है, यहाँ पर मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीयक, ठीक है, संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। क्या करता है, नई संरचना प्राप्त करता है, जिसमें इसमें इसके प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं। जो प्राइमरी हमारे पास क्या होती है स्ट्रक्चर होता है, उस पर क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे अंडे को गर्म करना है यहाँ पर। पहले इसलिए ज्यूटराइन देखिए क्या होता है, एमिनो अम्ल में एक कार्बोलिन समूह तथा एक एमिनो समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में COOH नहीं, कार्बोक्सिलिक यहाँ पर अम्ल यहाँ पर होता है सिंबल। ठीक है, समूह एक एचायन होता है यहाँ पर। ठीक है, तथा NH2 समूह इसे स्वीकार करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्यूटराइन का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, ज्यूटराइन का निर्माण होता है, कुछ नहीं है। क्या होता है, एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक एमीन समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में ठीक कार्बोक्सिलिक समूह तथा H+ होता है, क्या होता है, तथा NH2 समूह यानी कि एमीन समूह क्या होता है, स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्यूटराइन का निर्माण होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, द्विक लवण संकुल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या होता है, द्विक लवणों में सामान्यतः 2 सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। ये क्या होते हैं, सरल लवण जिसमें संकुल यौगिक बनाते हैं, समान आणविक अनुपात में भी हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं। नंबर 2, केवल क्रिस्टल अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, क्रिस्टल व विलयन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा, ये आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होता है, ये आयनिक यौगिक भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है, इनको याद कर लेना है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड व फॉर्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में बहुत बार। देखिए फॉर्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर ये होता है, HC डबल बॉन्ड होता है, OH होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O इतना। ठीक है, समूह की संयुक्ता से ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्या होता है, हाइड्रोक्सी यानी कि OH होता है यहाँ पर, हाइड्रोक्सी OH व दूसरी संयुक्ता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। क्या रहता है, जुड़ा रहता है यहाँ पर। ठीक है, OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह व दूसरी संयुक्ता से क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। देखिए जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर इसी टाइप से फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बोनिल समूह दोनों संयुक्ताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। दोनों संयुक्ताएं क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। ठीक है, क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। यही क्या हमारे पास भिन्नता है यहाँ पर। ठीक, कुछ है नहीं। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह की एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी व दूसरी संयुक्ता से क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। और इसमें क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की दोनों संयुक्ताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होती है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉनों के कारण होती है। क्या होती है, जलीय विलयन के कारण मुक्त प्रोटॉनों के कारण होती है, जिससे फिनेट आयन बनता है। क्या होता है, जिससे फिनेट आयन बनता है। क्या होता है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन के मुक्त प्रोटॉनों के कारण होती है, जिससे फिनेट आयन बनता है। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, इस पर लोन पेयर होते हैं, एक दो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 लोन पेयर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास फिनेट आयन बन जाएगा, प्लस H प्लस यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर कितने, 1 2 3 हो जाएंगे यहाँ पर। यही क्या होता है, फिनेट आयन बनता है। यहाँ पर क्या है, फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉनों के कारण होती है, जिससे फिनेट आयन बनता है। फिर देखिए एथिल अल्कोहल का क्वथनांक मेथॉक्सीमीथेन से ज़्यादा क्यों है। देखिए ज़्यादा क्यों होता है, क्या होता है, देखिए एथेनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या होता है, एथेनॉल विद्युत ऋणात्मक, आप जानते हैं देखिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होते हैं, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व होते हैं। ठीक है, एथेनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतर्वाणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसमें मेथॉक्सीमेथान हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। जो मेथॉक्सीमेथेन होता है क्या होता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बंध हमेशा ऋणात्मक तत्व के बीच बनेगा। ऑक्सीजन क्या होता है, ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन बंध इसके बीच बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध यहाँ पर। ठीक है, बन गया यहाँ पर। यही कारण है यहाँ पर, क्यों है कारण, यहाँ पर पूछा गया एथिल अल्कोहल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन से ज़्यादा होता है। क्यों होता, क्योंकि एथेनॉल विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, जबकि मेथॉक्सीमेथान ऐसा नहीं होता है, मेथॉक्सीमेथान हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए देखेंगे हम प्रयोगशाला विधि। क्या देखेंगे हम, प्रयोगशाला विधि देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपकी प्रयोगशाला विधि आ जाएंगे यहाँ पर। क्या आ जाएंगे, इसी में से आपकी प्रयोगशाला विधि आ जाएगी। देखिए हमेशा ध्यान रखना, अनुसार आपने उठाना, हमने 2020 का सोल्व कराया है, 2022 का सोल्व कराया है यहाँ पर, और इसका 2023 का सोल्यूशन कराया है कि नहीं कराया है यहाँ पर। उसमें कहीं चित्र पूछा गया यहाँ पर, आप बताना। कभी 3-4 साल पहले आता था चित्र, जब एनसीईआरटी की बुक जब से लागू हुई है, जब से चित्र आता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि उसमें चित्र एग्जाम में चूँकि आता है था, क्यों आता था, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में वो चित्र दिए होते थे। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाना, देखना यहाँ पर लिखा हुआ डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसमें देखिए चित्र लिखा हुआ, एनसीईआरटी की बुक में देखना, होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, आप देखना। ठीक है, हम पर विश्वास मत करना, आप देखना यहाँ पर। ठीक है, अगर होगा तो चित्र आएगा यहाँ पर। और एनसीईआरटी की बुक कहती है वही उसी टाइप से पेपर बनता है, उसी मेथड और बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, चित्र पूछा ही नहीं जाता है। फिर देखिए डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, इसकी PCl5 तथा HI और CH3CO यानी कि इसके नाम जरूर लिख लेना यहाँ पर। नाम से भी ऐसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर HI और एस्टिल क्लोराइड से क्रिया लिखिए, इस टाइप से आती है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, जब डाईएथिल ईथर PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया करता है, इसी टाइप से रिएक्शन पूछी जाती है। हमने सब लिख दी यहाँ पर। ठीक है, इसी से पूछा, जो आएगा तो इसी में से आ जाएगा सब। ठीक है, देखिए प्रयोगशाला विधि लिखिए यहाँ पर। प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर को एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री पर गर्म करके डाईएथिल ईथर बनाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर को एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री पर गर्म करके क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, डाईएथिल ईथर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर देखिए क्या ले लेंगे यहाँ पर, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर को एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल ले लेंगे यहाँ पर C2H5OH ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एथिल अल्कोहल H2SO4 को, ठीक है, एथिल अल्कोहल तो सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री पर गर्म करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर, इसको तोड़ लेंगे, HSO4 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 140 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, ले लिया 140 डिग्री। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, C2H5 बचा यहाँ पर, EHSO4 हो जाएगा यहाँ पर, C2H5 EHSO4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए H2 यहाँ पर निकल जाएगा, H2 चाहे यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से लिखते हैं, जब माइनस चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर H2 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इधर उठा लाइए, क्या लाइए, इधर उठा लाइए यहाँ पर C2H5, ठीक है, C2H5EHSO4 उठा लाए यहाँ पर। अब एल्कोहल लिखिए, फिर ले लेंगे एल्कोहल यहाँ पर, क्या ले लेंगे, फिर पुनः एल्कोहल ले लेंगे, इसको उल्टा करके EHO C2H5 इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा यहाँ पर, चिन्ह लगाया तीर का। ठीक है, क्या निकल जाएगा, H2SO4 यहाँ से निकल जाएगा, H2SO4 यहाँ से निकल गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, C2H5O, ठीक है, C2H5O, बस हो गया काम। इस टाइप से यहाँ पर करनी है प्रयोगशाला विधि। ये क्या बन गया हमारे पास, डाईएथिल ईथर बन गया यहाँ पर, क्या बन गया, डाईएथिल ईथर बन गया यहाँ पर। फिर देखिए, फिर इसमें क्या कहा गया था, इसकी PCl5 HI और एस्टिल क्लोराइड से क्रिया लिखिए। तो लिखिए पहले PCl5 से क्रिया,
क्या लिखेंगे यहाँ पर PCl5 से क्रिया लिखिए। फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर PCl5 से क्रिया PCl5 से क्रिया लिखिए। PCl5 से क्रिया किसकी लिखनी है, इसकी C2H5 की, C2H5O C2H5, ठीक है, C2H5 यहाँ पर, ठीक है, C2H5 PCl5 से क्रिया करा दीजिए, PCl5 से, ठीक है, PCl5 से यहाँ पर करा दी क्रिया, यहाँ पर कराइए। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, हमने बताया जहाँ पर PCl5 से किया था POCl3 जरूर बनता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर POCl3 बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा, यहाँ पर बन गया POCl3 बन गया। तो यहाँ पर 2 Cl बचे और 2 C2H5 बचे, इसको ले सकते हैं 2C2H5 C2H5Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड यहाँ पर, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर बन गया। इस टाइप से यहाँ पर इसकी क्रिया हो गई। फिर किससे करानी है हमें यहाँ पर, HI से क्रिया यहाँ पर, ठीक है, HI से क्रिया। ये दो तरीके से होती है, एक ठंडी अवस्था में होती है, एक गर्म अवस्था में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से लिख देंगे, कोई एक तरीका पूछे जाएगी एग्जाम आपके एग्जाम में, लेकिन हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है, कोई आ सकती है। तो यहाँ पर लिखिए HI से क्रिया, HI से क्रिया लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, HI से क्रिया लिखेंगे, यहाँ पर HI से क्रिया। पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट डालिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इसकी ठंडी अवस्था में होती है, ठंडी अवस्था में, ठीक है, ठंडी अवस्था में यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठंडी अवस्था में, ठीक है, ठंडी अवस्था में लिखिए। यहाँ पर ठंडी अवस्था में देखिए एक डाइएथिल ईथर ले लीजिए, यहाँ पर C2H5O C2H5 यहाँ पर, ठीक है, अवस्था में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या ले लीजिए, HI, देखिए ठंडी अवस्था में हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है, हमेशा वही बन जाएगा C2H5, यानी कि एथिल आयोडाइड बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर C2H5, या यहाँ से C2H5 निकलेगा, I निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, C2H5I, और यहाँ पर क्या बचा, EH इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, C2H5OH हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर बन गया एथिल एल्कोहल, बन गया है एथिल एल्कोहल, बस हो गया काम, ठंडी अवस्था में हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, गर्म अवस्था में होती है, ठीक है, सेकंड पार्ट गर्म अवस्था में, गर्म अवस्था में यहाँ पर लिखिए, गर्म अवस्था में, ठीक है, गर्म अवस्था में। देखिए यहाँ पर C2H5 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, C2H5O C2H5 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का क्या ले लेंगे, HI ले लेंगे, यहाँ पर HI ले लिया, यहाँ पर ले लिया HI। ये क्या होती है, यहाँ पर गर्म अवस्था में होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अधिका H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर H2O बन जाता है, ये तो बनना ही बनना, इसकी जगह पर H2O बन जाता है, ठीक है। C2H5I प्लस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर जल बन जाएगा H2O, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था एस्टिल क्लोराइड CH3COCl से क्रिया लिखिए। देखिए इसकी क्रिया लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इसकी क्रिया लिखेंगे यहाँ पर थर्ड, इसकी क्रिया कितनी है, CH3, यानी कि एस्टिल क्लोराइड से क्रिया, इसके नाम जरूर लिख लेना, ठीक है, से क्रिया यहाँ पर लिखेंगे, से क्रिया, ठीक है, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया लिखिए, क्रिया एस्टिल क्लोराइड से क्रिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर C2H5O, ठीक है, इसको लिखिए C2H5, ठीक है, प्लस का क्या है, ये है CH3Cl, इसको घुमा कर लिखते हैं, Cl इधर लिखा और क्या लिखा यहाँ पर CO CH3 इस टाइप से लिख दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, निकल गया, यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर C2H5Cl हो जाएगा, यहाँ पर बचा के आगे लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या बचा, C2H5O CO CH3, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, CH3 आगे लिख देंगे, चाहे कहीं लिख दीजिए, CH3 बचा और CO बचा, यहाँ पर बचा एक O बचा यहाँ पर, फिर क्या बचा यहाँ पर C2H5 हो जाएगा, यहाँ पर C2H5, बस हो गया काम, इतना आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों क्रिया हो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी में से जो भी डाइएथिल से आएगा यही सब आएगा, यही सब आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्रिया लिख कर जरूर जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अब चित्र नहीं आता, इसलिए चित्र आता था तो वर्ण कीजिए, यहाँ पर 5 नंबर का आता, अब क्रिया लिख कर आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमने 3 सालों का आंसर पेपर कराया, उसमें पता चला गया है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, इसके NaOH और NH3 से क्रिया लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, 100% पूछी जाएंगे, ध्यान रखना। देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि देखिए, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम यानी कि PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके मेथेनॉल बनाया जाता है। क्या होता है, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके मेथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेंगे, मेथिल अल्कोहल ले लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्प्रेरक क्या होगा, प्लेटिनम 200 से 300 सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा, मेथिल फॉर्मेल्डिहाइड, और पेशी नाम है यहाँ पर HCl फॉर्मेल्डिहाइड, और जल बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर पूछा गया हमसे NaOH और NH3 से क्रिया लिखिए यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले यानी कि किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से क्रिया, यानी कि सोडियम, इसका नाम लिख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इससे क्रिया लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखिए क्रिया यहाँ पर।
तो क्या ले लेंगे भाई, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ले लिया, यहाँ पर ले लिया, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी कि NaOH। ध्यान रखना बहुत बार रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता है, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है यहाँ पर CH3OH, ठीक है, प्लस का सोडियम फार्मेट यानी कि HCOONA यहाँ पर, ठीक है। ये नेमिंग रिएक्शन भी होती है, कौन सी होती है आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन भी होती है यहाँ पर, कौन सी होती है नेमिंग रिएक्शन, एक कौन सी होती है, केनिजारोव क्रिया होती है, तो इसलिए हम बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। या कैसे प्राप्त करो में पूछी गई है, कैसे प्राप्त करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बहुत बार पूछी गई, ध्यान रखना। नेमिंग रिएक्शन भी केनिजारोव क्रिया भी है। फिर क्या करनी है हमें, किससे, NH3 से यहाँ पर करानी है क्रिया, किससे करानी है, NH3 से क्रिया। तो लिखिए NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया, वेरी फेमस रिएक्शन है, ध्यान रखना। NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया, तो इसकी फॉर्मेल्डिहाइड की भाई HCHO लिखा है यहाँ पर, और NH3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर 4 लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 6 लेते हैं, पता चल जाएगा। हमेशा यूरोट्रोपिन यहाँ पर बनेगी, क्या बनेगी, यूरोट्रोपिन, ठीक है। यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 का होल 6 EN4 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 6H2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 6 यहाँ पर, ये क्या है, यूरोट्रोपिन है, ध्यान रखना। इसका नाम लिख लेना यहाँ पर, इसका नाम क्या है, यूरोट्रोपिन, लिख लीजिए यहाँ पर, यूरोट्रोपिन, ध्यान रखना। एक बार कैसे प्राप्त करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, बहुत बार पूछेगी रिएक्शन, ध्यान रखना। जब NH3 की क्रिया करा देते हैं यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए बता रहे हैं, लिख लेना इन सबको, ठीक है। हो गई यहाँ पर हमारी। फिर देखिए तीसरी रिएक्शन, तीसरी प्रयोगशाला विधि, एस्टोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, और CH3 में क्लोरोफॉर्म PCl5 NH2OH HNO2 से क्रिया लिखिए। इन सबके नाम बता देंगे, नाम जरूर लिखते जाना यहाँ पर, ठीक है। एस्टोन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखिए, ठीक है, यही सब आएगा आपका। देखिए प्रयोगशाला विधि देखिए क्या होती है, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एस्टेट, ठीक है। कैल्शियम एस्टेट का फॉर्मूला होता है कोष के शुष्क आसवन द्वारा, क्या शुष्क आसवन द्वारा एस्टोन बनाया जाता है, क्या होता है, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एस्टेट के शुष्क आसवन द्वारा एस्टोन बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर कैल्शियम एस्टेट है, यहाँ पर शुष्क आसवन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COCH3, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्टोन, और क्या बन जाएगा, चूना पत्थर बन जाएगा, ठीक है। जो अंडे के ऊपर चिलखा लगा हो तो उसका भी सूत्र यही होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का भी यही सूत्र होता है, ठीक है। चूना पत्थर का भी यही होता है, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या होता है, CH3 यानी क्लोरोफॉर्म, नाम जरूर लिखना, नाम से बहुत बार रिएक्शन पूछी गई हैं, ठीक है, इसलिए नाम जरूर लिखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म CH, नाम जरूर लिख लेना आप, CHCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया क्लोरोफॉर्म से क्रिया यहाँ पर कराइए, क्रिया यहाँ पर किसकी कराएंगे, डाई एथिल ईथर की यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम देखिए किस टाइप, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए C, इसके हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। CH3 दो हैं, एक CH3 इधर लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, C क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, ठीक है। CHCl3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CH3 तो H3 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, CH3 H3 रहेगा यहाँ पर, रहा, ठीक है। हमेशा देना AH इसमें चिपक जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रहते हैं, क्या बचा यहाँ पर, CCl3, C बचा, CCl3 बचा यहाँ पर, बस हो गया। इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन, इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन, लिख लेना, क्लोरीटोन, ठीक है। क्लोरीटोन, इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन है, बस हो गया काम। फिर किससे लिख लिए, PCl5 यानी फास्फोर और पेंटाक्लोराइड से क्रिया, इसका नाम जरूर लिखना है, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। लिखिए PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, तो PCl5 से क्रिया करा दी भाई एस्टिल क्लोराइड एसीटोन की, CH3COCH3 यहाँ पर, ठीक है। PCl5 कराइए। हमने बताया था जब भी PCl5 से क्रिया होती है क्या बनता है, POCl3 और HCl ज़्यादातर बनता है, यहाँ पर HCl भी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर सिर्फ POCl3 बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा HCl, कहीं कहीं बनता है, कहीं नहीं बनता है, ठीक है। CH3COCH3 PCl5, तो यहाँ पर देखिए POCl3 बन जाएगा, यहाँ पर POCl3 बन जाएगा, यहाँ पर बना दिया। और फिर क्या बचा हमारे POCl3, यहाँ से O चला गया, यहाँ पर 2 Cl बचे, ठीक है, C बचा यहाँ पर, ठीक है। तो CH3 यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर H3 लिख लिया, CH3 लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या बचा, C बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 Cl बचे, 2 Cl2 बचा, 2 Cl बचे तो 2 Cl2 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या बचा हमारे पास, CH3 बचा है, CH3 लिख लिया, बस हो गया काम। इतना आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2, इसका जब IPC नाम 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, क्या, मेथ एथ प्रोप, हाँ 2,2 आप लिख लेना, 2,2 लिख लीजिए, 2,2 क्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरो यहाँ पर है, 2,2 डाइक्लोरो, 2 हैं क्लोरोप्रोपेन,
ठीक है, प्रोपेन। फिर किससे क्रिया करानी है हमें यहाँ पर NH2OH, इसका नाम जरूर लिखना है। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान रखना क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन होता है। ठीक है, इसका नाम जरूर लिख लेना, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, NH2OH से क्रिया, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH से क्रिया, से क्रिया देखिए, एस्टोन लिखिए, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, CO हो जाएगा यहाँ पर, CH3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, PC नहीं सॉरी ये NH2OH। इसको हम अगर यहाँ पर घुमा कर लिख दें तो नहीं बनेगा यहाँ पर जोड़। ठीक है, इसको यहाँ पर यहाँ पर इस टाइप से आपको समझ में रिएक्शन नहीं आएगी, हमें मालूम है। ठीक है, CH3 को इसको आप इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, इसको काट यहाँ पर मिटा दें, इसको काट देते हैं। ठीक है, CH3 इसको इस टाइप से लिख लीजिए CH3, या इसको काट ही दीजिए, फिर से यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर C लिखा, इधर लिख लीजिए CH3 लिख लिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इधर लिख लीजिए CH3, इधर एक CH3 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए समझ में आएगी आपको रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला ये है, ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर क्या हमारे पास NH2OH है यहाँ पर, NH2OH है यहाँ पर, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, NH2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं H2 यहाँ पर लिख सकते हैं NOH लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर NH2NOH, सही है, हाँ सही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीर का चिन्ह लगाएंगे, देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा, अब आपको कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बचा यहाँ पर, इसको यहाँ पर चिपका दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखना आपको। ठीक है, यहाँ पर इसको हम चिपका दिया CH3, ठीक है CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जिनका तीन लिख देंगे यहाँ पर NOH हो जाएगा यहाँ पर बस। अब ये क्या निकल गया, H2O निकल गया, बस हो गया काम। इस टाइप से आपको करनी थी रिएक्शन। ठीक है, फिर क्या रिएक्शन हमारे पास बची, ये यानी कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया, क्या बची यहाँ पर, नाइट्रस अम्ल से क्रिया बची। देखिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया बची, इसको यहाँ पर कर लीजिए, इसका नाम क्या है, नाइट्रस अम्ल लिख लेना यहाँ पर, यानी कि HNO2 से क्रिया, यहाँ पर लिख लीजिए HNO2 से क्रिया, यहाँ पर HNO2 से क्रिया। ठीक है, इसकी क्रिया देखिए, नाइट्रस अम्ल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिख लेना, नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, देखिए भाई एस्टोन ले लीजिए, CH3 ले लिया यहाँ पर, CO CH3 ले लिया यहाँ पर, ले लिया नाइट्रस अम्ल HNO2 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर बन जाएगा ऑक्सीमोनो एस्टोन बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, ऑक्सीमोनो एस्टोन की CH3, इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली ध्यान रखना, याद करने वाली रिएक्शन है, CO CH कुछ याद करने वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NOH हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्सीमोनो एस्टोन, इसका नाम लिख लेना ऑक्सीमोनो एस्टोन। ठीक है, नाम लिख लेंगे आप। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रयोगशाला विधि हो गई यहाँ पर, इसी में से आपकी एक प्रयोगशाला विधि आएगी तो इसी में से फंस जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिए हैं यहाँ पर। देखिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, सबसे पहले आपको मोलरता का फार्मूला मालूम होना चाहिए। मोलरता का फार्मूला जरा बताना क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, और क्या होता है यहाँ पर, विलयन का आयतन लीटर में, यही तो होता है फार्मूला, विलय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में। देखिए चाहे लिख लीजिए फार्मूला, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और क्या होता है, बिलियन का आयतन लीटर में। क्या होता है, बिलियन का आयतन इन लीटर, यानी कि लीटर में। ठीक है, तो देखिए विलय की मोलों की संख्या निकाल लेंगे, बिलियन का आयतन चूंकि दिया है यहाँ पर लीटर में लेंगे, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मिलीलीटर लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसको लीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या दिक्कत होगी इसमें, तो सबसे पहले हमें दिया है विलय का भार दे दिया यहाँ पर, यानी कि विलय का भार मान लीजिए, चाहे स्मॉल w ले लीजिए, यहाँ पर विलय का भार कितना दिया, 5.85 ग्राम दे दिया यहाँ पर विलय का भार यहाँ पर। ठीक है, विलय का भार लिख लिया, और क्या यहाँ पर दिया है, आयतन दिया है यहाँ पर, बी का मान क्या दे दिया यहाँ पर, ये उसको बाद में लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाद में तो यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर, तो सोडियम क्लोराइड का आणविक यानी कि अणुभार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालिए, NaCl का अणुभार NaCl का अणुभार निकालिए, अणुभार NaCl का अणुभार किस टाइप से निकालते हैं, देखिए बताइए यहाँ पर। देखिए सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, क्या होता है, 23 होता है, प्लस का Cl क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, 35.5। ठीक है, अब देखिए 23 और 35.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर 35 और 45, 40 और 10 50, 55,
55 यानी कि 58 हो जाएगा यहाँ पर, 58.5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हमें क्या दे दिया यहाँ पर, देखिए और रुक जाइए यहाँ पर, और हमें क्या दे दिया, आयतन दे दिया यहाँ पर 200 मिलीलीटर यानी कि बी का मान, ठीक है। अणुभार निकल आया यानी कि मोल रमासियम निकल आया। अब यहाँ पर दिया आयतन, बी बराबर कितना दिया है, 200 मिलीलीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या 200 मिलीलीटर है यहाँ पर, 200, ठीक है, 200 लिखा हुआ है यहाँ पर, सही से लिख लीजिए यहाँ पर 200 मिलीलीटर, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, 1 मिलीलीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। मिलीलीटर लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसको नीचे लाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लीटर यानी कि 1/1000 लीटर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा, 1 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर की जगह पर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 1/1000, तो क्या हो जाएगा 1 लीटर यहाँ पर 200 बट्टे क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे भाई, 1000 से भाग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 200/1000, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/10 बचेगा यहाँ पर, 2/10 बचेगा कि नहीं, 2/10 बचेगा, बराबर क्या बचा हमारे पास 2/10, ठीक है, 2/10 यहाँ पर बचा, ठीक है। यानी कि इसको हमने लीटर, 1 लीटर को हमने इसमें यानी कि लीटर का मान, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर चाहे बी का मान चाहे लिख लीजिए यहाँ पर बी का मान, ठीक है। बी का मान कितना आ गया यहाँ पर, इसको बी बराबर क्या 200 मिलीलीटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1000 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 1000 से भाग कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 2/10 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। किस में आ जाएगा यहाँ पर, लीटर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस हो गया काम। अब वैल्यू पुट करनी, पहले आप भार भी यानी कि मोल भी निकाल लीजिए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार। भार का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए भार का मान दिया है 5.85, अणुभार कितना दिया यहाँ पर, निकाला, ये निकाला 58.5, ठीक है। यहाँ पर जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सही है जीरो, यहाँ पर इस पॉइंट के आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, n बराबर 585, यहाँ पर बचे क्या बचा 585, मल्टीप्लाई इसको 10 लिख सकते हैं 585 से 585 उड़ा दीजिए, 1/10 बचेगा, नहीं मोल आ गए हमारे पास 1/10। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए मोलरता, यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या निकाली 1/10, लिखिए विलेय मोलरता, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1/10 है, ठीक है। बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन हमारे पास कितना है, 2/10 है, 2/10 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 उड़ा दीजिए तो मोलरता यहाँ पर कितनी आ जाएगी, मोलरता बराबर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब इसका मोलरता, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन सवाल था, आया हुआ था पेपर में, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 27 सेंटीग्रेड पर 3% ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या 27 सेंटीग्रेड पर 3% ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3% यहाँ पर लिखा हुआ है, 3% का मतलब बताइए यहाँ पर क्या होता है, 3% का मतलब यहाँ पर 3 ग्राम, परसेंटेज को हटाते हैं, यहाँ पर भार का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भार कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यानी कि विलेय कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हाँ विलेय हो जाएगा हमारे पास, ग्लूकोज का परासरण दाब ज्ञात कीजिए 27 सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर बिलियन का आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी परसेंटेज में दिया है 3% ग्लूकोज, तो यहाँ पर बी का मान क्या ले लेते हैं हम, 100 मिलीलीटर ले लेते हैं। यहाँ पर आयतन क्या ले लेते हैं, 100 मिलीलीटर, और यहाँ पर भार क्या ले लेंगे, यहाँ पर परसेंटेज हटाइए, यहाँ पर 3 ग्राम ले लेंगे यहाँ पर भार, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको, यहाँ पर बी का मान इसको चाहे लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, वही 1000 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 100 लिखा हुआ, 100 के नीचे 1000 लिख देंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, क्या बचेगा 1/10 बचेगा, यहाँ पर किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, ठीक है, लीटर में था, ठीक है। भार हमारे पास 3 ग्राम आ गया। अब ग्लूकोज का भार आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए, निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली याद कर लेना, ग्लूकोज का भार, यूरिया का भार, ठीक है, और यहाँ पर यूरिया सुक्रोज का भार, ठीक है। इन 3-4 यहाँ पर फेमस है, इसको याद कर लेना। डायरेक्टली कितना होता है, 180 होता है। वैसे हम निकाल भी सकते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H6, क्या होता है C6H12O6 होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए कार्बन का कितना होता है 6C12, यानी कि 6 12 होता है, 6 गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 गुणे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी आप कैलकुलेशन गुणा भाग करके जोड़ेंगे तो इसका 180 आ जाएगा, मान 180 डालते हैं, आप ध्यान रखना, याद कर लेना, ठीक है। 180 होता है। टेम्परेचर दे दिया यहाँ पर, ताप कितना दे दिया यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में। 27 प्लस का 273 इसमें जोड़ देंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 27 और 273 कितना होता है 300 केल्विन होता है, 300 केल्विन लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। 300 केल्विन हमें पूछा क्या गया है, परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि पी का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है, पी का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पी बराबर क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण NRT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी का मान निकालना है, बी का मान कितना दिया है यहाँ पर 1/10 दे दिया है, यहाँ पर 1/10 लिख लिया भाई, देखिए, ठीक है। मोल बराबर क्या होता है फार्मूला, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। RT लिखा है यहाँ पर, लिखा
ठीक है। तो P मल्टीप्लाई 1/10 लिखा है यहाँ पर। भार कितना दिया है 3 ग्राम दे दिया यहाँ पर, 3 ग्राम लिख लीजिए यहाँ पर। अणुभार कितना दिया है यहाँ पर 180 दिया, ये m के बराबर होता है, अणुभार m से लिखते हैं, ठीक है। अणुभार, ठीक है, ये ग्लूकोज का लिखे ना, ग्लूकोज का अणुभार है, ठीक है। हम डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। ग्लूकोज का चाहे लिख लीजिए ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। अणुभार ये निकालें, ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार 3 बटे अणुभार कितना आया 180 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना होता है यहाँ पर वैल्यू, कांस्टेंट होती है 0.081 ले लेंगे, 81, ठीक है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 273 और 27 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। 300 केल्विन लिख लेंगे यहाँ पर, 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन, ठीक है, 300 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 से काट दिया, 3 1 3 तिछा 18 हो जाएगा यहाँ पर, तिछा 18 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी देखिए 300 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए P बराबर हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, P बराबर यहाँ पर देखिए, अब चाहे इसको भी काट दीजिए यहाँ पर, 2 से डायरेक्टली इसको काट देते हैं, देखिए 0.0 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2, फिर एक यहाँ पर बचा, क्या बचा 1, देखिए 2 1 2 सिपर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 1 2 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 से काटिए 2 चक्कू 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी 2 1 2 हो जाएगा, फिर एक बचा यहाँ पर, क्या है 1 है, ठीक है। 1 है यहाँ पर, 1 है कि नहीं 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या 1 है, फिर क्या 0 बार पड़ेगा, 1 पॉइंट लगाए यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या बचा यहाँ पर 100 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाइए यहाँ पर, कितने जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है, 5 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर P बराबर 04105 बटे क्या यहाँ पर 3 जीरो है, ठीक है। 3 जीरो के बाद पॉइंट लगा दिए यहाँ से 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.105 क्या आ जाएगा यहाँ पर ATM, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आए, देखिए समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं सवाल में यहाँ पर, ठीक है। कर लीजिए इसको, देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक 1.2 सेंटीग्रेड तक अवनमन हुआ है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, करो। जल का अवनमन स्थिरांक कितना है 1.86 है यहाँ पर, ठीक है। अवनमन स्थिरांक कितना है 1.86, देखिए यहाँ पर चूंकि दिया है किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। जल क्या होता है विलायक होता है, जो पदार्थ होगा क्या होगा विलेय होगा, तो विलेय का आभार हमें कितना दे दिया यहाँ पर 7.5, जिसे स्मॉल w से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जल का घोलने पर, ठीक है, जल ये क्या होगा हमारे पास कैपिटल W का मान हो जाएगा यहाँ पर, विलायक होगा, ये क्या होगा विलायक होगा। जल क्या होता है विलायक होता है, विलायक का भार कितना दिया है 75, घोलने पर जल का हिमांक कितना है 1.2 सेंटीग्रेड, यानी कि डेल्टा फ्रीजिंग, यानी कि डेल्टा TF का मान कितना है 1.2 है, सेंटीग्रेड है यहाँ पर, ठीक है, 1.2 सेंटीग्रेड अवनमन हुआ है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। जल का अवनमन स्थिरांक कितना है, पदार्थ का अणुभार यानी m का मान निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आणविक उन्नयन स्थिरांक कितना है यहाँ पर, जल का अवनमन स्थिरांक कितना है यहाँ पर 1.86 यानी कि KF का मान दे दिया यहाँ पर, KF का मान कितना दिया 1.86 यहाँ पर, ठीक है। 1.86 इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 1.86 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है डेल्टा TF बराबर, डेल्टा TF बराबर क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है KF होता है, और क्या होता है मल्टीप्लाई स्मॉल w होता है, डिवाइड बाई क्या होता है m गुणा कैपिटल W, m गुणा क्या होता है कैपिटल W होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF बराबर हमें यहाँ पर निकालना है अणुभार, लेकिन इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले आइए, m बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा क्या हो जाएगा KF हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा स्मॉल w हो जाएगा, डिवाइड बाई, ठीक है। m को ऊपर लें इसको नीचे ले, डेल्टा TF मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कैपिटल W हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए m बराबर 1000 जिम का 3 लिखे यहाँ पर, 1000 जिम का 3 का मल्टीप्लाई KF का कितना है 1.86 है, 1.86 यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। स्मॉल w का कितना है 7.5 है, 7.5 लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा TF का कितना है 1.2 है, 1.2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया कैपिटल W का 75 यहाँ पर, क्या लिख लिया 75 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट हटाइए 2 जीरो बढ़ाइए, बढ़ा लिया यहाँ पर, बढ़ा लिया। इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाइए, बढ़ा लिया। इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 1 जीरो बढ़ाइए, बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, चाहे काटना चाहते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटना चाहते हैं, अब काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है।
पॉइंट हटाया, इसको 2 जीरो बढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को हटाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ पर एक पॉइंट हटाइए, यहाँ पर देखिए रुक जाइए, इस पॉइंट को हटाइए तो 2 जीरो बढ़ाया, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन गलत नहीं हो, इस पॉइंट को हटाइए 1 जीरो बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए ऊपर बढ़ जाएगा 1 जीरो, ठीक है, या पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बात है कि ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, 10 से 10 कट गया। अब देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर कुछ कटेगा, अब देखिए 15 से 75, हाँ 75 से 75 कट रहा है यहाँ पर, देखिए 75 से 75 कट रहा है, कट जाएगा 75 से 75, तो क्या बचेगा, यम बराबर बचेगा, क्या बचेगा 10 मल्टीप्लाई 186 बटे क्या बचा यहाँ पर 12 बचा, और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए 12 से काटिए इसको, 12 पंचे 60, 12 इक्कन 12 हो जाएगा यहाँ पर, 6 बचेगा यहाँ पर, 66 24 32 24 अच्छा 72 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर किससे काट देंगे बताइए यहाँ पर, इसको हम किससे काट दें यहाँ पर, ठीक है, चाहे इसको हम 2 से काट दीजिए यहाँ पर, क्या काट दीजिए 2 से, 2 छंग 12 हो जाएगा यहाँ पर, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए यहाँ पर, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ठीक है, कितने बचेगा यहाँ पर 12 और 6 बचेगा यहाँ पर, नहीं 2 से काटिए, 2 ने 18 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 ने 18 2 तियाँ 6, फिर देखिए काटिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, काटिए 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 इक्कन 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इक्कन 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर यम बराबर क्या बचा हमारे पास 10 गुणा 31 बटे 2 बचा है यहाँ पर, ठीक है, गुणा का चिन्ह है, 31 बटे 2 से इसको काटिए, क्या आ जाएगा 10 गुणा 31 भाग करेंगे कितना है 15.5, 15.5 गुना कितना होता है यहाँ पर 31 हो जाए, देखिए 2 इक्कन 2, ठीक है, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर बच गया यहाँ पर पॉइंट लगाया यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंचे 10 बट्टे क्या है यहाँ पर लिखा हुआ 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम का कितना आ जाएगा 100, या यहाँ पर पॉइंट हटाइए यहाँ पर जीरो बढ़ाइए, ठीक, ये 10 से 10 उड़ाइए, क्या बचेगा यहाँ पर 155 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा अणुभार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चाहे इसका मात्रक बनाना आप बता देते हैं, देखिए ये मोल बराबर क्या होता है भार बटने अणुभार होता है फार्मूला, हमें चूँकि इसका मात्रक निकालना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल बराबर नहीं भार बराबर एम बट्टे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है भार का ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, इसका मात्रक भी लिख सकते हैं ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्या दिया, यदि किसी प्रथम कोटि की विक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण हुआ हो तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा, ठीक है, 50% पूर्ण लगा समय होगा, 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा, यहाँ पर याद करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए, पहले इसके लिए निकालिए फर्स्ट पार्ट के लिए 90% 90 मिनट पूर्ण होता, तो यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता कितने ले लेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इनकी 100 ले लेंगे, परसेंटेज में दिया होता है, और टी 90 मिनट में पूर्ण हुआ, 90 टी समय बाद प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाती है, ठीक कितनी ले लेंगे यहाँ पर, लेकिन एक्स का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान ये पूरा परसेंटेज लोगा तो एक्स का मान होता है 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बस इतना कर लेंगे हो जाएगा काम। अब देखिए प्रथम कोटि की विक्रिया लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, के बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास 2.303 बटे क्या होता है टी होता है, और क्या होता है हमारे पास लोग, और क्या होता है ए बटे ए माइनस के एक्स, ए बटे ए माइनस का एक्स, जहाँ ए क्या होती है प्रारंभिक सांद्रता, टी क्या होती है टी यानी कि टी समय बाद प्रारंभिक सांद्रता, टी समय बाद सांद्रता बोल सकते हैं, ठीक है। कीजिए वैल्यू पुट कीजिए, के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है, लोग ए का मान क्या है यहाँ पर 100 है, 100 लिखा, ए माइनस का एक्स, ए का मान कितना है 100 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, लोग 100, लेकिन यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स यहाँ पर 90 लिखे, एक्स क्यों लिख रहे हैं, एक्स यहाँ पर 90 है तो वैल्यू पुट कर दिया, 90 लिखा हुआ, ठीक है, 90 क्या है 90 है, ध्यान रखना। अब देखिए 100 बटे 100 में से 90 कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 दशामन 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, लोग 10 हो जाएगा, लोग 10 का मान कितना होता है, लोग 10 का मान जरा बताइए कितना होता है 1 होता है, या इतना ही रहने दीजिए बाद में रख लेंगे, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब फिर देखिए आगे इतना पूर्ण हो तो 50% पूर्ण करने में लगा समय, इसमें समय ज्ञात करना है यहाँ पर तो ये यहाँ परसेंटेज यहाँ पर 51 प्रारंभिक तो 100 होगी यहाँ पर सेकंड पार्ट में, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर परसेंटेज में दिया है एक्स का मान होगा, इसका मान होगा एक्स का मान होगा, एक्स का मान कितना दिया है 50 दे दिया यहाँ पर, भाई फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है प्रथम कोटि के लिए फार्मूला भाई 2.303 बटे क्या होता है टी होता है, ठीक है, लोग ए बटे हो जाएगा ए माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, के बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 बटे टी लिखा है यहाँ पर, लोग ए का मान कितना दिया 100 दे दिया यहाँ पर, ए माइनस ए का मान है 100, एक्स का मान है कितना 50 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए के बराबर यहाँ पर 2.303 बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, लोग
100 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, 100 में से 50 गया कैसे 50, 50 दूना 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, log 2 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए समीकरण 1 व 2 से, देखिए ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 व 2 से लिखिए, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, लिख लेना सही से। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2.303 बटे क्या है यहाँ पर टी लिखा हुआ है, log 10 लिखा हुआ है, log 10 लिखा हुआ है। अब समीकरण 2 देखिए, ये लिखा हुआ है क्या है 2.303 बटे क्या है टी है, इसके नीचे भी टी है, क्या है इसके नीचे भी टी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू आप चाहे टी की पुट कर सकते हैं। देखिए टी का मान इसके लिए क्या दिया, इसके लिए दिया था 90 मिनट, यहाँ पर बाद में चाहे पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें। इसके लिए टी का मान कितना था, यहाँ पर टी का मान क्या था 90 मिनट था, यहाँ पर था 90 मिनट, चाहे बाद में यहाँ पर बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका मान क्या है टी, ठीक है 2.303 बटे log टी, इसके लिए टी लिखा हुआ, इसको काट में अलग अलग है यहाँ पर टी, ठीक है। चाहे इसको T1 लिख लीजिए अभी बाद में, ठीक है, चाहे इसको टी डेस लिख लीजिए यहाँ पर, या छोड़िए यहाँ पर टी डेस, चाहे इसको टी डेस लिख लीजिए यहाँ पर, टी डेस, ठीक है, टी डेस, जिससे कि एक जैसा लगेगा टी डेस, ठीक है। अब टी डेस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, टी डेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टी डेस 2.303 log 2 क्या है यहाँ पर, log 2 है, यहाँ पर log 2 लिखा। अब देखिए टी का मैंने पहले इसके लिए दिया था, इसके लिए टी का मान इतना है 90 है, ठीक है, 90 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 2.303 बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, log 10 बराबर क्या हो जाएगा 2.303 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटे क्या लिखा हुआ टी, इसका मान निकालना, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो log 2 का मान कितना होता है बताइए, log 2 का मान कितना होता है 0.3010 होता है, क्या होता है 0.3010 होता है, बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है, कैंची में मल्टीप्लाई का टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.3010 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए टी बराबर 90 की, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 9 का 9 सिपर 9 का 9, ठीक है, 9 सिपर 9 3 27, ठीक है, जीरो बड़ा पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन देख लीजिए फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 90 की 9 के बल्टे 9 सिपर सब पर हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 लिखा यहाँ पर 9 सिपर 9 3 27 हो गया। अब यहाँ पर एक जीरो ये भी बढ़ा है, 90 की पूरे मल्टीप्लाई पॉइंट कितनी है 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 4, यहीं पर तो पॉइंट आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, क्या आ जाएगा यहीं पर आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब टी का मान क्या आ जाएगा आपका 27.09 मिनट इनवर्स हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है, मिनट इनवर्स क्या हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, ध्यान रखना 5 नंबर का नहीं पूछा गया, 4 नंबर का बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कर लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, टी डेस यहाँ पर, टी डेस का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, टी डेस लगा लीजिए, टी डेस यहाँ पर, ठीक है, टी डेस यहाँ पर, टी डेस बराबर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चाहे डेस लगाइए ना लगाना तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मान आप पहले ही पुट कर देना यहाँ पर, ठीक है, डेस लगाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर 90 यहाँ पर ले देना, इसको समीकरण एक डाल लेना, फिर डेस लगाने की जरूरत है, यहाँ पर झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी में से आपकी रिएक्शन फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेंजामाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं यहाँ पर, तो बेंजामाइड का जरा फार्मूला बताना क्या होता है। जब तक फार्मूला मालूम नहीं होगा तब तक कुछ होएगा नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, फार्मूला जरूर याद कर लेना। यहाँ पर बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है C6H5CONH2 होता है, क्या होता है CONH2, ये क्या होता है हमारे पास बेंजामाइड का फार्मूला होता है, ठीक है। जल की उपस्थिति में, जल को क्या कहते हैं HOH, ठीक है, जल का फार्मूला क्या होता है HOH नहीं H2O यहाँ पर, ठीक है, H2O किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कर देंगे यहाँ पर H2SO4, और यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर CU2 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, क्यू प्लस ऑक्साइड यहाँ पर CU2 ले लेंगे यहाँ पर, क्यू प्लस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेंजोइक अम्ल बन जाएगा C6H5COO, ध्यान रखना COOH बेंजोइक अम्ल प्लस के अमोनिया बन जाएगी यहाँ पर NH3 बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगी NH3 अमोनिया बन जाएगी यहाँ पर, ध्यान रखना। ये रिएक्शन हमारे पास हो गई, ठीक है। फिर देखिए एथिल ब्रोमीन की सिल्वर एसीटेट से क्रिया होती है, किसकी होती है, एथिल ब्रोमीन की सिल्वर एस्टेट से अभिक्रिया होती है। तो एथिल ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5 एथिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर C6 एथिल है, C2H5 ले लीजिए यहाँ पर, C2H5 एथिल ब्रोमीन, ठीक है, एथिल ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे एथिल ब्रोमीन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर किसे सिल्वर एस्टेट है, सिल्वर एस्टेट का फॉर्मूला देखिए, इसको पलट कर लिख लेते हैं। सिल्वर एस्टेट का फॉर्मूला भी बता रहे हैं क्या होता है CH3COO, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला CH3COO
Ag। ये होता सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, इसको हमने पलट कर लिख दिया जिससे कि यहाँ रिएक्शन ये सिंपल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बेंजोइक अम्ल बनता है इसमें। ठीक है, ये याद करने वाली नहीं रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5 CH3 COO, या इस टाइप से CH3 COO C2H5। ठीक है, CH3 COO C2H, यानी कि एथिल एसीटेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। और यहाँ पर क्या AgBr निकल जाएगा, चाहे यहाँ पर लिख दिया AgBr। ठीक है, AgBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी रिएक्शन हो गया हमारे पास। फिर देखिए एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया करता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी इस टाइप से रिएक्शन एक। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5। 3 पदों में इसकी क्रिया होती है। एक होती है यहाँ पर एथिल अल्कोहल की, हाँ 3 पदों में रिएक्शन होती है, आपने करी होगी। ठीक है, पहले C2H5 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए C2H5। ठीक है, C2H5OH पहले क्या होती है 100 से 110 सेंटीग्रेड पर होती है। ठीक है, किसकी होती है H2SO4 की, भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4। तो इसको हम स्टार से लिख देते हैं HSO4, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन हुई यहाँ पर, इसका टेम्परेचर कितना होता है 100 से 110, 100 से 110 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या होता है C2H5 HSO4, C2H5 HSO4 यहाँ पर बन जाएगा HSO4। ठीक है, H2O निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, H2, इसको इधर उठा लाइए, क्या ले, इसको उधर उठा लीजिए। सेकंड पार्ट देखिए C2H5 HSO4। ठीक है, फिर यहाँ पर किसकी उपस्थिति में करा दें, फिर एल्कोहल ले लेंगे यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर C2H5 HSO4, फिर यहाँ एल्कोहल ले लीजिए। यहाँ पर एल्कोहल को इसको पलट कर ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल को जिस टाइप से लिखा था यहाँ पर, किस टाइप से इसको ले सकते हैं यहाँ पर बताइए। इसको ले सकते हैं HOC2H5। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर बताइए। इसका टेम्परेचर होता है 140 सेंटीग्रेड, 140 सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। देखिए यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर C2H5O C2, यहाँ पर क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डाई एथिल ईथर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको इधर उठा लाइए। थर्ड पार्ट में रिएक्शन होगी, यहाँ पर थर्ड पार्ट में रिएक्शन होगी। देखिए C2H5O, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, इसको लाइए यहाँ पर, इसको क्यों लाइए, डाई एथिल ईथर बन गया, इसको लाइए C2H5 HSO4। ठीक है, HSO4 यहाँ पर क्या बन जाएगी, मेथेन बन जाएगी। ध्यान रखना, नहीं मेथेन क्या, एथिलीन बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एथिलीन बनेगी यहाँ पर, क्या बनेगी, एथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है टेम्परेचर 160 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा C2H4 H2SO4 यहाँ पर हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, H2SO4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, C2H4 यहाँ पर, हाँ एक यहाँ पर C2H4 यहाँ पर H2SO4 सही है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हो गई यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से क्रिया होती, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉप लेवल की, ध्यान रखना, सब बहुत बार आई हुई हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN से हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला जरा बताना कितना होता है, क्या होता है, ये होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बताया था जब क्वेश्चन समझाया था, ये स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। जैसे फार्मूला होता है SCHO होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है H और CN। हमने बताया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एक साथ आ जाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे एक साथ, उसमें क्या दिक्कत होगी। ठीक है, OH यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर CN बचा। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड से बना फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनाइड से बना इसका नाम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा यहाँ पर। एसीटोन की ब्रिंजिक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी कराई जाती है, एसीटोन की ब्रिंजिक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो एसीटोन का फॉर्मूला देखिए, थोड़ी बड़ी रिएक्शन लेकिन है सिंपल। देखिए एसीटोन पहले यहाँ पर ले लीजिए, एसीटोन पहले ब्रिंजिक चूर्ण ले लीजिए। यहाँ पर ब्रिंजिक चूर्ण का फॉर्मूला क्या था, CaOCl2 होता है। ठीक है, पहले यहाँ पर H2O से क्रिया करा देंगे। यहाँ पर H2O से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चौना बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl2 बन जाएगा। अब ले लेंगे यहाँ पर एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, CO होता है, CH3 होता है। ठीक है, प्लस का यहाँ पर ले लेंगे 3Cl2, ले लिया 3Cl2, तो यहाँ पर ट्राईक्लोरो एसीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CCl3COCH3, क्या ट्राईक्लोरो एसीटोन बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा हमारे पास 3HCl बन जाएगा। ठीक है, 3HCl। अब देखिए, अब इसको इधर ले आइए, इसको किस टाइप से ले सकते हैं, CA, इसको ले सकते हैं OH इस टाइप से ले सकते हैं OH। ठीक है, और इसको इस टाइप से लेते हैं OH, लिख सकते हैं। और प्लस का यहाँ पर ले लीजिए इसको CCl3COCH3। ठीक है, CCl3COCH3। ठीक है, CH3, फिर ले सकते हैं CCl3COCH3, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से इतना निकल जाएगा।
यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ पर CCl3 यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 देखिए कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3 6 Cl हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है 6 और 2 कार्बन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म 2CHCl3 हो जाएगा 6। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसको स्टार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2, 2 की मल्टीप्लाई 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 4, ठीक है हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, सॉरी 1 2, हाइड्रोजन 2, 2 की मल्टीप्लाई 2, यानी क्लोरीन कितने हैं 6, 3 और 3 6, 2 3 6 यहाँ पर हो जाएगा। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है 6 यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा Ca। देखिए कैल्शियम Ca CO डबल बॉन्ड Ca C डबल O, यहाँ पर क्या लगा देंगे होल्ड टू लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है Ca नहीं यहाँ पर क्यों होल्ड टू लगा Ca, लेकिन CH3 C डबल O हो जाएगा यहाँ पर, CH3 हो जाएगा CH3 कैसे हो जाएगा, देखिए CH3 यहाँ पर चूँकि 2 हैं CH3 और 2 डबल C डबल O 2, इसे होल्ड टू पूरे लगा तो C डबल O हो जाएगा। एक चूँकि O A वाले हैं यहाँ पर 2, देखिए 2 2 4 2 2 4 O हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 4 O हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है CH3 2 बार है तो CH3 यहाँ पर, और C 1 2 बार है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और C एक बार ओनली C बाहर निकाल लिया यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा, ठीक है CH3 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कैल्शियम एसीटेट यहाँ पर, ठीक है लिख लेना आप सही से। फिर देखिए फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन यानी फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन में मिलाया जाता है, में मिलाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर फेलिंग विलयन फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन में मिलाया जाता है। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HCHO होता है यहाँ पर। फेलिंग विलयन क्या होता है CuO हमेशा ध्यान रखना, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है Cu2O बन जाएगा यहाँ पर, और CO2 गैस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है प्लस का क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा यहाँ पर। बस हो गया काम, इतना आपको लिख देना था यहाँ पर, क्या कर देना था इतना लिख देना था। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, जब उच्च वायुमंडलीय दाब पर डाईएथिल ईथर H2SO4 से क्रिया करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब उच्च वायुमंडलीय दाब पर डाईएथिल ईथर H2SO4 से क्रिया करता है तो यहाँ पर उसका डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, C2H5O होता है, ठीक है ये होता है यहाँ पर तनु H2SO4 ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे तनु H2SO4, ठीक है। फिर यहाँ पर उच्च दाब यहाँ पर ले लेंगे, उच्च दाब ले लिया यहाँ पर, उच्च दाब ले लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2C2H5OH यानी कि एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करता है या गर्म करते हैं यहाँ पर, लिखिए गर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है हमने अपने आप से बना दी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है बहुत बार इस टाइप से आई हुई है रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखिए क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला CHCl3 होता है, 3 Cl इसको तोड़कर लिखते हैं Cl इस पर लगा दिए, Cl इधर लगा दिए, Cl इधर लगा दिए, Cl दिख रहा होगा। और यहाँ पर क्या बचा EH लिख दिया यहाँ पर। नाइट्रिक अम्ल को तोड़कर लिख सकते हैं HONO2, ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए HNO3 होता है, ठीक है। इसको हमें ए को इसके साथ लिख दिया OH, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं रिएक्शन। यहाँ पर H2O निकल जाएगा, यहाँ पर निकल गया यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा 3 Cl लगे हुए हैं, इसको जिम करते हुए लिखिए यहाँ पर Cl लिख दिया यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा NO2 लिख दिया NO2, अब ठीक है H2O निकल गया यहाँ पर, इसका नाम क्या है क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा, इसका नाम लिख लेना क्या हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे प्राप्त करोगे देखेंगे, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला, जैसे CH3 होता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे यहाँ पर। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3 होता है, CH होता है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, हाँ सही यही होता है CH3CHO, ठीक है एसिटल्डिहाइड यहाँ पर, ठीक है CH3CHO होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम स्ट्रक्चर में लिखना चाहते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर H लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है एसीटोन बनाना, तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड से क्रिया करा देंगे, CH3I से हम क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा। डायरेक्टली आप लिख दीजिए CH3C यहाँ तक लिखा हमने, लिखा यहाँ पर, और CH3 इसमें जोड़ दीजिए, CH3 यहाँ पर जोड़ दिया। अब H Y यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से I, यहाँ पर चाहे लिख दीजिए HI निकल जाएगा, बस होगा एसीटोन बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा एसीटोन। फिर देखिए एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाएगा, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का आपको इधर फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, एक क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है क्या होता है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए यहाँ पर एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त किया जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर प्राप्त कर देंगे, हाँ बन जाएगा जो इसकी हम अगर अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड का क्रिया करा दें हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ले लीजिए अमोनिया NH3 ले लीजिए यहाँ पर, और CU2 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है CU2 क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 200 टेम्परेचर ले लीजिए, 200 सेंटीग्रेड, और यहाँ पर
60 ATM दाव ले लीजिए, चाहें 60 ATM दाव ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एनिलीन बन जाती है हमारे पास। क्या बन जाती है? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन बन जाएगी यहाँ पर, एनिलीन, NH2 एनिलीन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर Cu2 Cl2 और प्लस का H2O बन जाएगा यहाँ पर। बस हो गया काम। ठीक है, इतना आपको कर देना था। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर। अब देखिए बेंजोइक अम्ल से हमें बनानी है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये क्या होता है हमारे पास? बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का ये फार्मूला होता है यहाँ पर COOH। एक होता है हमारे पास बेंजोइक अम्ल होता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी क्रिया करा देंगे थाइमिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास बेंज, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि COCl बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बेंजो क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका हम H2 से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, H2 से क्रिया करा देंगे यहाँ पर PDBaSO4 की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान रखना CHO, बस कितनी सिंपल रिएक्शन है, को कठिन है। फिर देखिए बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल बनाना है, मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल ले लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं बेंजोइक अम्ल। ये क्या होता है हमारे पास? बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा थोड़ी बनाइए, COO बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। इसकी हम क्रिया करा देंगे यहाँ पर, क्या करा देंगे? कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 यानी नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, HNO3 ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 ले लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए, इसको आप ज्यों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको आप ज्यों COOH यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऑर्थो मेटा पर लगा दीजिए यहाँ पर ENO2। ठीक है, चूँकि हमें मेटा चाहिए ना, मेटा यहाँ पर लगा दीजिए। फिर इसकी क्रिया करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। ठीक है, COOH यहाँ पर क्या लगा देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, CH2 यहाँ पर हो जाएगा, CH2। ठीक है, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फार्मूला इसका नहीं होता है, CH2 लिखा हुआ, ध्यान रखना, लिख लेना आप, CH2OH। ठीक है, CH2OH। ठीक है, यहाँ पर NO2 इसका नाम होता है मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। क्या होता है? बेंजिल अल्कोहल। मेटा वाला नाइट्रो ग्रुप है, मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। ठीक है, इस टाइप से हो गया हमारे पास। देखिए हमने कैसे प्राप्त करो देख लिया, क्या होता है जब देख लिया। अब क्या देखेंगे हम? IPC नामकरण 100% 4 नंबर के आएंगे, तो सब पेपर पूरा 70 में 70 फंस जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके IPC नामकरण है, उपसर्जक के IPC नामकरण यहाँ पर, क्रिया IPC नामकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेंगे। ये क्या होता है हमारे पास? सिंपल धातु होती है। क्या होता है? लिगेंड होता है। क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु होता है। क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए पहले यहाँ पर क्या लेते हैं? सिंपल धातु लिखते हैं। सिंपल धातु का क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम लिख देंगे यहाँ पर, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया पोटेशियम। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर? लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड कितने हैं? 6। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा हो जाएगा यहाँ पर, हेक्सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हेक्सा। ठीक है, हेक्सा हो जाएगा लिगेंड, पोटेशियम हेक्सा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर? साइनो। इसको क्या लिखेंगे? CN को क्या लिखेंगे? साइनो लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया साइनो। और यहाँ पर देखिए इसमें 8 लगा देंगे, फेरेट हो जाएगा यहाँ पर, फेरेट। ठीक है, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे यहाँ पर, किसकी निकालेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु की। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर केप हो रहा है, इसकी कितना होता है? पोटेशियम कितनी वैलेंसी होती है? संयुक्ता कितनी होती है? 1 होती है। 4 गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, 1 प्लस का चिन्ह लगाए यहाँ पर, इसकी निकालनी 1 समान लेंगे यहाँ पर। CN की कितनी होती है? -1 होती है। माइनस क्यों नहीं? तो 6 गुणे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इस पर कोई चार्ज नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 प्लस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 6 में से 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसकी बैलेंस संयुक्त कितनी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। बस हो गया काम। इस टाइप से आपको करना होता है यहाँ पर IPC नामकरण। ठीक है, फिर देखिए K3FeCN का होल 6। तो यहाँ पर वही पोटेशियम, क्या लिखेंगे यहाँ पर? पोटेशियम। ठीक है, क्या लिख देंगे? पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम। अब देखिए क्या है? 6 हेक्सा लिख देंगे भाई, सेम टू सेम। यहाँ पर सिर्फ 3 है, यहाँ पर हेक्सा हो जाएगा, यहाँ पर हेक्सा हो जाएगा, यहाँ पर हेक्सा होगा। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? साइनो यहाँ पर लिख देंगे, साइनो लिख दिया, हेक्सा साइनो। फिर देखिए इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? फेरेट। ठीक है, फेरेट यहाँ पर लिखेंगे, फेरेट।
फेरेट लिख देंगे यहाँ पर। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे कितनी आएगी, देखिए निकाल देते हैं। इसकी कितनी होती है, प्लस के 1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 1 होता है, प्लस का 1 मान लेंगे यहाँ पर, और डायरेक्ट यहाँ पर 6 गुणे प्लस का 6 गुणे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 माइनस का 6 में से 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। तो x बराबर कितनी आ जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। बस हो गया काम, आईपीसी नामकरण हो गया यहाँ पर। फिर देखिए इसको लिखिए CO3 का होल पाइप Cl यहाँ पर देखिए सिंपल धातु यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ लिगेंड लिखेंगे। पेंटा 5 है तो क्या लिख देंगे, पेंटा हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्या लिख सकते हैं, एमीन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगी, एमीन हो जाएगी, पेंटा एमीन। ठीक है, पेंटा एमीन। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, देखिए आप कहेंगे यहाँ पर एमीन, इस ये भी तो लिगेंड है, आपने इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब अल्फ़ाबेट में जाते हैं एमीन ए पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, क्लोरो लिखते हैं, सी बाद में आता है, इसलिए बाद में लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्लोरो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्लोरो लिख देंगे यहाँ पर, क्लोरो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्लोरो लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया क्लोरो। फिर क्या है CO क्या लिखते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट के अंदर धातु परमाणु है कोबाल्ट यहाँ पर। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे यहाँ पर, जिस टाइप से हमने निकाल कर बताइए क्या आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर, क्लोराइड लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया यहाँ पर, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको कीजिए यहाँ पर, इसको आपको कमेंट या लिख कर लीजिए यहाँ पर, COCl2 EN का होल ट्वाइस है, इसको EN को क्या मतलब एथिलीन डाईमीन। तो यहाँ पर क्या है, डाई, यहाँ पर डाई क्लोरो लिख देंगे यहाँ पर, लिगेंड क्या है, डाई क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, ई बाद में आता, सी पहले आता है, डाई क्लोरो हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरो, डाई क्लोरो लिख दिया। फिर EN को क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 लगाओ तो 20, यहाँ पर 3 लगाओ तो 30 हो जाता है यहाँ पर। ठीक, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20। EN को क्या लिखते हैं, एथिलीन डाईमीन, क्या लिखते हैं, एथिलीन, 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 एथिलीन डाईमीन। ठीक है, एथिलीन डाईमीन। ठीक है, एथिलीन डाईमीन लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर बंद, तो ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं। फिर देखिए क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखते हैं, कोबाल्ट लिख देंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर सिंपल धातु कोई होती है यहाँ पर तो इसमें 8 लगा देते हैं, नहीं है कुछ नहीं है, कोबाल्ट यहाँ पर क्या है Cl। ठीक है, इसकी कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, 3 आएगी यहाँ पर, कितनी आएगी, 3 आएगी। इसको क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लोराइड यहाँ पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला, ये सभी इंपॉर्टेंट इसी में से फंस जाएगा एक। देखिए K2HgI4 है यहाँ पर, तो सिंपल धातु क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 4 नंबर के आएंगे, 4 ध्यान रखें, 1 नंबर का ए होगा पोटेशियम, HgI4 है। फिर क्या है यहाँ पर, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा लिख दिया यहाँ पर, टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। फिर क्या है, आई को लिख के क्या लिखते हैं, आइडो, आइडो, आयोडो, आइडो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, आइडो। ठीक है, आइडो। फिर क्या, इसको यहाँ पर सिंपल धातु, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या, सॉरी इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मरकरी होती है, इसको मर्क्यूरेट 8 लगा देंगे यहाँ पर, चूँकि सिंपल धातु है तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, मर इसको अलग से एक और वीडियो बना देंगे, इस विस्तार पूर्वक आपको समझा देंगे। ठीक है, मर्क्यूरेट बहुत से आईपीसी नाम करा देंगे यहाँ पर, मर्क्यूरेट इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर जो होती है वही लिख देते हैं, निकालना आप 2 ही आएगी। ठीक है, यह हो गया हमारे 5 आईपीसी नामकरण। इसको और अलग से वीडियो बनाने के बहुत से करा देंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब बेसिक सी बातें बता देंगे, 4 नंबर के 100% आएंगे। ठीक है, इसको कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नाम वाली क्रिया देखेंगे, 5 इंपॉर्टेंट, 5 नंबर के ये भी आएंगे लॉन्ग में। ठीक है, अथवा में ये आप क्या हो तो कैसे प्राप्त करोगे करेंगे, इसके ऑप्शन में दिया होता है यार, नाम वाली अभिक्रिया सबसे सिंपल नाम वाली अभिक्रिया होती है, इसके ऑप्शन में दी कर लेना यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे रीमनटेन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली अभिक्रिया देखेंगे रीमनटेन अभिक्रिया, क्या होती है, क्लोरोफार्म को फिनाल तथा किसी कास्टिक क्षार जैसे KOH NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, बनता है, इसी अभिक्रिया को रीमनटेन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, क्लोरोफार्म या फिनाल है, कास्टिक क्षार यहाँ पर KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3KCl बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा यहाँ पर, इसी को कहते हैं रीमनटेन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है, क्लोरोफार्म को फिनाल तथा किसी कास्टिक क्षार जैसे KOH NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं रीमनटेन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब ईथर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम के एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, ये क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम का पोटेशियम एल्कोक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ से X NaX निकल जाएगा, यहाँ पर ROR बन जाएगा, ईथर बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ X यहाँ पर आप Br ले सकते हैं, R की यहाँ पर C2H5 ले सकते हैं, जहाँ जहाँ R है वहाँ पर C2H5 लिख देंगे, बस हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा ईथर बन जाएगा, डाईएथिल ईथर, बस हो गया काम यहाँ पर। दूसरी रिएक्शन हो गई हमारे पास। ठीक है, कुछ नहीं वो तो सिंपल है, पढ़ लेना। फिर देखिए तीसरी रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोपिनोमाइड की क्रिया, ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हाइड्रोक्साइड
के से कराते हैं, क्या कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिलेमीन क्या बनती है, एथिलेमीन बनती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हाफ मीन ब्रोमाइड क्रिया कहते हैं। क्या होती है, प्रोपिनोमाइड की क्रिया, ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं भाई कास्टिक क्षार यहाँ पर NaOH, तो एथिलेमीन बनती है, ठीक है, क्या बनती है, एथिलेमीन बनती है। इस क्रिया को कहते हैं हाफ मीन ब्रोमाइड क्रिया कहते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या है, प्रोपिनोमाइड है, Br2 ले लेंगे, 4NaOH ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, C2 जो एथिलेमीन बन जाएगा यहाँ पर। एथिलेमीन, अगर एथिलेमीन बनाने की विधि है तो यही लिख देना, आप हो जाएगा काम, ठीक है। NO2CO3 बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या है, प्रोपिनोमाइड है, ब्रोमीन है, और यहाँ पर छाल ले लेते हैं। एथिलेमीन तो फिक्स होता है, वरना इसको याद करने वाली होती है, याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तीसरी हो गई, चौथी देख रही है हेलोफॉर्म क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एसिटाल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2, Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। क्या, जब एसिटाल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2, Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास हेलोफॉर्म बनता है। देखिए यहाँ पर क्या ले लिया, मैं एसिटाल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे मेथिल कीटोन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3Cl2 यहाँ पर, 4NaOH यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा, नमक बन जाएगा, जल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही है, जब एसिटाल्डिहाइड मेथिल कीटोन, ठीक है, कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2 यानी कि Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं, हेलोफॉर्म बनता है, बस हो गया, ठीक है। पांचवी रिएक्शन लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, रोजेनमुंड अपचयन क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होती है, एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और यह क्रिया रोजेनमुंड अपचयन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अपचयन क्रिया कहलाती है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एसिड, यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। H2 ले लेंगे, यहाँ पर PD, यहाँ पर क्या कराएंगे, PD अपचयन कराएंगे यहाँ पर H2 से, तो PD प्लस का BaSO4 ले लेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, HCl बन जाएगा। आप R की जगह पर CH3 ले लेना, यहाँ पर ले लेना, C2H5 ले लेना, यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो यहाँ पर CH3 ले लेंगे, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड मान सकते हैं, यहाँ पर CH3 ले लें तो एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर आप CH3 ले लेना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देना एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप CH3 ले लेंगे यहाँ पर, या ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। CH3 आप लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लेंगे यहाँ पर, CH3 COCl प्लस का H2 यहाँ पर, ठीक है। H2 यही उत्प्रेरक आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, यही लिख देना है ऊपर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, CHO बन जाएगा, बस HCl बन जाएगा यहाँ पर, बस हो गया काम। इस टाइप से यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो गई यहाँ पर पाँचों, ये टॉप 5 रिएक्शन है, इसी में से पाँचों यही आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे पास सब इतने जो टॉपिक थे ये भी देखिए आपको करवा दिया, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट लाइपोसोम कैसे प्राप्त को भी करा दिया, इंपोर्टेंट 4, ठीक है, जिसे 4-5 जितने भी हुए हों, ठीक है, ये भी करा दिया क्या होता है जब नाम वाली क्रिया भी करा दिया यहाँ पर। इसी से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनको आपको कर लेना है अच्छे से तैयार कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। इनको बहुत मेहनत लगी है लिखने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इनको वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल आप नए हैं चैनल पर, ठीक है, कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। हम जानते हैं कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में उसमें लिखना, ठीक है, कमेंट में बताना अच्छी लगी है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना।